स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को मॉड्यूलेशन के बारे में बताया था कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। अभी डिटेल में और डिस्कस करेंगे मॉड्यूलेशन के बारे में। एंड कौन कौन से एनालॉग मॉड्यूलेशंस यूज़ हो रहे हैं उनकी लिस्ट गिवन है, जो क्लासिफिकेशन में भी हम लोगों ने देखा था। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है जिसमें एम्पलीट्यूड वेरी किया जाता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी और फेज़ मॉड्यूलेशन में फेज़ वेरी किया जाता है। इसी तरह से ये तीन टेक्निक्स है जो पल्स मॉड्यूलेशन में यूज़ होती हैं। इसमें जो कैरियर सिग्नल होता है वो पल्सेस के फॉर्म में होता है। अब अगेन, अगर एम्पलीट्यूड वेरी करते हैं पल्सेस का तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सिमिलरली विड्थ अगर करते हैं वेरी तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, और अगर पल्स की पोजीशन को चेंज करते हैं तो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन होता है। अब एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो क्योंकि हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करके सेंड कर रहे हैं तो इसलिए इसका ट्रांसमीटर और रिसीवर का जो डायग्राम है या जो हम डिज़ाइन करते हैं ट्रांसमीटर रिसीवर, ये सिंपल होते हैं। बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट भी कम है इसमें और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ की जाती है। ड्रॉबैक्स की बात करें तो ड्रॉबैक्स कई हैं इसमें, जैसे कि इसमें नॉइज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और इफ़ेक्ट होने के साथ साथ जो नॉइज़ अफेक्ट कर रही है उसके साथ साथ नॉइज़ को सेपरेट करना भी पॉसिबल नहीं होता है इस मॉड्यूलेशन में। इसके अलावा रिपीटर्स भी इसमें नहीं यूज़ किए जाते हैं। रिपीटर्स बेसिकली वो डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम सिग्नल्स को रीजनरेट करते हैं। मतलब कि जैसे हमने आपको बताया कि लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो हम लोग ट्रांसमिट करते हैं अगर उनको, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स के लिए भी ऐसा नहीं है कि इसकी रेंज अनलिमिटेड हो जाती है। हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को भी जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो ये लो फ्रिक्वेंसी के कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, बट स्टिल इनको भी रिपीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद हम रिपीटर्स का यूज़ करते हैं जो कि क्या करते हैं, सिग्नल को वापस रीजनरेट करके फिर से ट्रांसमिट कर देते हैं। तो जो भी थोड़े बहुत लॉसेस हुए होते हैं सिग्नल्स में, वो लॉसेस कंपनसेट हो जाते हैं बाय यूजिंग दिस रिपीटर्स। तो वो भी हम इन एनालॉग कम्युनिकेशन में नहीं यूज़ करते हैं। एक और मेन डिसएडवांटेज है कि इसमें कोडिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि जो भी सिग्नल्स हैं कुछ कुछ एप्लीकेशंस में हमें सिग्नल्स की कोडिंग करके उनको सेंड करना होता है। जैसे मिलिट्री एप्लीकेशन हो गया, तो मिलिट्री इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि जिसको कि हम नॉर्मल शेयरिंग मोड में नहीं शेयर कर सकते। उसको हमें एनकोड करके तभी शेयर किया जाता है, तभी उसको सेंड करते हैं, ताकि कोई भी कॉमन पर्सन या कोई अदर पर्सन जो उससे रिलेटेड ना हो वो उसको एक्सट्रैक्ट ना कर पाए। इसलिए कोडिंग भी की जाती है, तो वो भी इसमें पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ वाई इसको सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग में नहीं यूज़ करते हैं। अब ये जो ड्रॉबैक्स हैं, ये ड्रॉबैक्स डिजिटल कम्युनिकेशन में ओवरकम हो जाएंगे। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या है कि हम जो भी डेटा ट्रांसमिट करते हैं वो डिजिटल पल्सेस के फॉर्म में होता है, इसलिए जो डिजिटल कम्युनिकेशन है ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा एडवांस होता है। बट इसका थोड़ा सा जो डायग्राम है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसका जो भी सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बिकॉज सिग्नल्स का जो एग्जिस्टेंस है वो एनालॉग फॉर्म में ही है। लाइक जैसे हम वॉइस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोगों के जो सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं वॉइस सिग्नल्स, ये एनालॉग फॉर्म में ही है। और अगर हमें डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम के थ्रू इन सिग्नल्स को भेजना है तो हमें एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो इसलिए इनके जो सिस्टम्स हैं डिजिटल कम्युनिकेशन के, ये थोड़ा सा एनालॉग कम्युनिकेशन से कॉम्प्लेक्स होते हैं। बट एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस डिजिटल कम्युनिकेशन के ज़्यादा हैं। दैट इज़ वाई कि डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
इसके बाद दो डेफिनेशंस हैं, जैसे कि एक बेस बैंड सिग्नल होता है और एक बैंड पास सिग्नल होता है। तो अगर हम बेस बैंड सिग्नल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में जो भी इंफॉर्मेशन सिग्नल है, जैसे कि हम वॉइस सिग्नल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इस वॉइस सिग्नल को हम इनिशियली क्या करते हैं कि इसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बाय यूजिंग ट्रांसड्यूसर्स। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं हम, वॉइस सिग्नल को जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, तो दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज नोन एज बेस बैंड सिग्नल। सिमिलरली अगर हम किसी बैंड पास सिग्नल की बात कर रहे हैं, तो बैंड पास सिग्नल क्या होता है कि दीज सिग्नल्स आर ऑफ अ पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मतलब कि हमारे पास में एक लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, और इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का हम अगर रेंज ले लेते हैं तो वो पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम बैंड पास सिग्नल्स कहते हैं। इसके बाद फिर जैसे बेस बैंड ट्रांसमिशन हो गया, और सेकंड वाला जो है डिपेंडिंग अपॉन मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है। तो बेस बैंड ट्रांसमिशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी वॉइस सिग्नल है, जो भी सिग्नल हमें ट्रांसमिट करना है, उस सिग्नल को हम लोग ट्रांसड्यूसर का यूज़ करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद में उस सिग्नल को डायरेक्टली ट्रांसमिट कर देते हैं। तो इस तरह का जो सिग्नल हो, इस तरह का जो ट्रांसमिशन होता है उसे बेस बैंड ट्रांसमिशन कहते हैं, और ये बहुत कम यूज़ होता है। जो जनरल हम लोग यूज़ करते हैं वो मॉड्यूलेशन करके तब सिग्नल को सेंड करते हैं, और यही टेक्निक यूज़ होती है, मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो अब अगर हम मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है कि इन मॉड्यूलेशन प्रोसेस सम पैरामीटर ऑफ कैरियर वेव सच एज एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कौन सा सिग्नल होता है? जिस सिग्नल को हमें सेंड करना है, जो ओरिजिनल सिग्नल है। और कैरियर सिग्नल वो सिग्नल है जो सिग्नल इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जिसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल आप लोगों को शो हो रहे हैं, एक ये कार का एग्जांपल गिवन है और एक ये बाइक का एग्जांपल गिवन है। तो अगर इन केस हम एक एग्जांपल ले लें कि जैसे कि हमें 500,000 किलोमीटर की जर्नी करनी है, तो अब हमें ये तो पता है कि हम यहाँ पर हैं और हमें 1000 किलोमीटर्स दूर जाना है, तो डेस्टिनेशन तो हमें पता है, लेकिन अगर हम वॉक करके जाना चाहें तो वॉक करके जाना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कोशिश भी करेगा तो हो सकता है कि शायद पहुँच जाए, हो सकता है कि ना भी पहुँचे वॉक करके जाने में, या पहुँचता भी है तो किस कंडीशन में पहुँचेगा ये भी हमें नहीं पता है। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि डेटा का लॉस्ट हो जाना, कि डेटा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता है। अब यहीं पर अगर हमारे पास में कोई कार हो या कोई बाइक हो, और हम उस कार में बैठ करके तब 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करें, तो वॉकिंग के थ्रू ट्रेवल करना और कार के थ्रू ट्रेवल करने में हमें ये डिफरेंस समझ में आएगा कि हम टाइम भी अपना बचा लेंगे, प्लस सही सलामत डेस्टिनेशन पे पहुंच भी जाएंगे। तो करना क्या है हमको कि हम एक कार को ऑन करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और उसके बाद में जैसे ही डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे हम कार को उस डेस्टिनेशन पे छोड़ देंगे और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। यही काम कैरियर सिग्नल का भी है, क्योंकि हमारा जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है वो बिल्कुल इस बंदे की तरह है कि उसकी इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि वो अकेले कहीं पर भी जा सके, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। बट अगर इस इंफॉर्मेशन सिग्नल को एक कार मिल जाती है, यानी कि एक कैरियर मिल जाता है, तो ये कैरियर क्या काम करता है कि इस इंफॉर्मेशन सिग्नल को अपने साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कराता है, और जैसे ही डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं कैरियर अलग हो जाता है, इंफॉर्मेशन सिग्नल
अलग हो जाती है एंड इंफॉर्मेशन सिग्नल को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर लिया जाता है। तो ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है। और इसी को फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम वॉइस सिग्नल की बात करते हैं, हमने बताया भी आपको कि 20 से 20,000 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल होता है ये। और मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं कि हम हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल यूज़ करते हैं, जो कि इस सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज करके सेंड किया जाता है। इसके बाद हमें मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक भी यूज़ करनी पड़ती हैं। अब मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का भी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ है, और मल्टीप्लेक्सिंग भी कई तरह की है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग एंड कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। तो अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग ट्रैफिक में ट्रेवल करते होंगे, रोड्स के ऊपर ट्रेवल करते होंगे, तो अगर हम रोड का एग्जांपल लें तो रोड बिल्कुल एक कम्युनिकेशन चैनल की तरह है। एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक मीडियम की तरह वर्क करती है रोड। अब रोड्स में आपने देखा होगा कि वाइट कलर की लाइंस बनी होती हैं, जो कि ये डिमार्केशन करते हैं कि कितनी लेन्स हैं रोड में। उसके थ्रू लेन्स डिवाइड की जाती हैं, लेन 1, लेन 2, लेन 3, सो दैट कि मोर देन वन यूज़र, मतलब एक से ज़्यादा भी गाड़ियाँ हों तो वो पैरेलली अपनी अपनी लेन्स में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर सकें। तो हमने क्या किया, रोड को कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि सो दैट कि मल्टीपल लोग सेम टाइम पर सेम स्पीड से पहुंच जाएं। यही चीज़ कम्युनिकेशन चैनल में फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है, क्योंकि हमारे पास जो बैंडविड्थ है, जो स्पेस होता है कम्युनिकेशन का, वो स्पेस लिमिटेड होता है और नंबर ऑफ यूज़र्स बहुत ज़्यादा है। तो क्या करते हैं कि उस फ्रीक्वेंसी को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक पार्ट को एक यूज़र यूज़ करता है। तो इस तरह से एक ही चैनल को कई लोग साइमल्टेनियसली यूज़ कर लेते हैं। ये चीज़ कहलाती है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, यानी फ्रीक्वेंसी को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ऐसे ही अगर हम रोड का ही एग्जाम्पल लें और आप किसी इंटरसेक्शन पे पहुंचते हैं, किसी चौराहे पे पहुंचते हैं, और वहाँ पर अब क्या होगा, वहाँ पर चारों तरफ से लोग आ रहे होंगे, और अगर वहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं लगाई जाएगी तो सब लोग एक साथ चौराहे पर आ जाएंगे और जैम की सिचुएशन हो जाएगी। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या किया गया, स्ट्रीट लाइट्स का यूज़ किया गया। और स्ट्रीट लाइट्स क्या करती हैं, स्ट्रीट लाइट्स टाइम के अकॉर्डिंग हर एक रोड को फ्री करती। कुछ टाइम के लिए एक डायरेक्शन फ्री की, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए अगले डायरेक्शन को फ्री किया, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए अगले को फ्री किया। तो इस तरह से टाइम डिवाइड कर देते हैं और लोग वेट करते हैं तब तक जब तक उनका नंबर नहीं आ जाता। तो यही चीज़ टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी चैनल को जैसे हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब उसके बाद भी हम उसमें टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग लगाते हैं कि एक यूज़र जैसे ही यूज़ कर लेगा, हम दूसरे यूज़र को वो चैनल दे देंगे, फिर तीसरे को दे देंगे, फिर चौथे को दे देंगे। इस तरह टाइम भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि हम कोई भी एक चैनल है उसको टाइम में डिवाइड करके अलग अलग यूज़र्स को यूज़ करने के लिए प्रोवाइड करा सकते हैं। ऐसे ही एक कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग भी है। कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग इन दोनों से एडवांस लेवल की मल्टीप्लेक्सिंग है। इसमें कुछ रैंडम कोड्स जनरेट किए जाते हैं एंड उन रैंडम कोड्स को यूज़ करके हर एक यूज़र को प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये कोड्स यूनिक कोड्स होते हैं, और उन्हीं कोड्स को यूज़ करके कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या है। इसके बाद में हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। हमें कोई भी ट्रांसमिशन करना है, वायरलेस ट्रांसमिशन, तो हम थ्रू एयर करते हैं, बट हर एक ट्रांसमिशन की कुछ फ्रीक्वेंसी रेंजेस होती है। जैसे टेलीविज़न ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी रेंज अलग है, मोबाइल कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी रेंज अलग है, रेडियो ट्रांसमिशन की अलग है, एफएम की अलग है,
रेडार की अलग है। इस तरह हर एक एप्लीकेशन की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो अलग अलग है, सो दैट कि इनके सिग्नल्स आपस में इंटरफेयर ना करें। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी कहाँ से कहाँ तक का फ्रीक्वेंसीज का एग्जिस्टेंस है, कितनी फ्रीक्वेंसीज को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको इस डायग्राम में शो की गई है कि हमने किस फ्रीक्वेंसी रेंज को क्या नाम दिया हुआ है। जैसे 30 से 300 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। फिर वॉइस फ्रीक्वेंसीज हमारी आ गई, उसके बाद वेरी लो फ्रीक्वेंसीज हैं, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम, हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा हाई। इस तरह से इन फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड किया गया है। और एज पर फ्रीक्वेंसीज इनकी वेवलेंथ भी हैं कि क्या वेवलेंथ है। तो आइदर हम किसी भी बैंड को फ्रीक्वेंसी से जान सकते हैं या फिर हम उसके वेवलेंथ से उसको जानते हैं। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन तो आप लोगों को पता होगी कि फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ ए वेव फॉर्म पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, इनमें हम फ्रीक्वेंसी मेज़र करते हैं। और ऐसे ही जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो F इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा के फॉर्मूले से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता है तो हमें कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है तो हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। C स्पीड ऑफ लाइट होता है, C अपॉन लैम्डा यूज़ करते हैं। F इक्वल्स टू इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद फिर इसके एप्लीकेशन है कि किस फ्रीक्वेंसी रेंज का कहाँ पर एप्लीकेशन है। तो हर एक का एप्लीकेशन गिवन है। इसी पर्टिकुलर रेंज में उसके इक्विपमेंट्स होते हैं एंड उसी रेंज में इसमें यूज़ किया जाता है। जैसे कि मिलिट्री एप्लीकेशंस या सबमरीन कम्युनिकेशन की बात करें तो इन फ्रीक्वेंसी रेंज में ही इसको यूज़ करते हैं। इनकी वेवलेंथ गिवन है। ऐसे ही अलग अलग एप्लीकेशंस की अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं नीड ऑफ मॉड्यूलेशन की। हमने मॉड्यूलेशन जैसे अभी स्टडी किया था तो हमने आपको एक रीज़न बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सके सिग्नल, इसलिए हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। बट ये सिर्फ एक रीज़न है, इसके अलावा भी कुछ और रीजंस भी हैं जिनकी वजह से मॉड्यूलेशन किया जाता है। मतलब मॉड्यूलेशन के और भी बेनिफिट्स हैं। तो बात करेंगे तो रेंज ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीज हो रही है, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से है। एक और जो बहुत ही मेजर एडवांटेज है मॉड्यूलेशन का वो है ये फर्स्ट वाला, रिडक्शन इन द हाइट ऑफ एंटीना। इसके अलावा सिग्नल्स की मिक्सिंग नहीं होती है, मल्टीप्लेक्सिंग इसमें पॉसिबल है और जो भी सिग्नल रिसीव होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब ये एंटीना हाइट रिडक्शन को हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूले से समझते हैं। जैसे कि जो मिनिमम एंटीना की हाइट रिक्वायरमेंट होती है वो λ/4 से हम कैलकुलेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एंटीना की हाइट डिसाइड होती है। तो अगर हम λ/4 की बात कर रहे हैं कि ये एंटीना की हाइट होनी चाहिए तो ये हो जाएगा C/4f फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल्स टू C/f से। अब अगर हम अपने वॉइस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ले लें जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में है, तो हमने एक 10 किलो हर्ट्ज का सिग्नल लिया जो कि नॉर्मल वॉइस सिग्नल होता है। इस वॉइस सिग्नल को यहाँ पर हमने पुट कर दिया 10 × 10⁻³ स्पीड ऑफ लाइट पुट की, और एंटीना की हाइट हमने कैलकुलेट की तो ये कितनी आई 7500 मीटर्स या 7.5 किलोमीटर। तो अगर हमें इस सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो हमें 7.5 किलोमीटर के बराबर का एंटीना चाहिए होगा, जो कि इम्पॉसिबल है डिज़ाइन करना। दैट इज़ वाई हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को नहीं ट्रांसमिट करते हैं। यहीं पर अगर आप कोई हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल रख लीजिए जैसे कि मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में, तो क्या हो जाएगा, अगर गीगा हर्ट्ज में रखेंगे तो 10⁻⁹ आ जाएगा, और जैसे ही आप 10⁻⁹ रखेंगे
तो ये जो मीटर्स में दिख रही है आपको लेंथ, ये मिलीमीटर्स में आ जाएगी और फिजिबिलिटी बन जाएगी, मिलीमीटर्स में एंटीना डिज़ाइन हो जाएगा। अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे दीजिए। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सभी तरह के मॉड्यूलेशन के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि बताया कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड वेरी करते हैं। तो हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है जिसे हमें ट्रांसमिट करना है वो ये हो गया। कैरियर सिग्नल इस तरह का सिग्नल होता है, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। और जब हम इन दोनों सिग्नल्स की मिक्सिंग करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, मतलब कि इस सिग्नल के अकॉर्डिंग इस कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी सेम सिग्नल को, जो सिग्नल हमें गिवन है, इस सिग्नल को हम एक बार पॉजिटिव में इस तरह से शिफ्ट करके ड्रॉ करते हैं और एक बार इसी सिग्नल का रेप्लिका नेगेटिव में इस तरह से ड्रॉ करते हैं और उसके बाद में इसके बीच में ये कैरियर सिग्नल को इस तरह से ड्रॉ कर दिया जाता है। तो आपको दिख रहा होगा कि जहाँ जहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है सिग्नल का इस पोर्शन में, वहाँ पर एम्पलीट्यूड कैरियर का ज़्यादा है, और जहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, वहाँ पर इस कैरियर का एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जा रहा है। यही चीज़ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाती है, एम्पलीट्यूड चेंज करना। एंड सेम चीज़ इसी तरह से इसी सिग्नल के अकॉर्डिंग अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डेंसर है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी वाइडर है, तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाता है। इसी तरह से अगर फेज में चेंज करते हैं कैरियर के तो वो फेज मॉड्यूलेशन हो जाता है। ऐसे ही पल्स एम्पलीट्यूड और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जो ओरिजिनल सिग्नल है वो तो मान लीजिए कि इस तरह का है, कोई भी रैंडम सिग्नल, लेकिन जो कैरियर सिग्नल होता है वो पल्स मॉड्यूलेशन में पल्स के फॉर्म में होता है, पल्स ट्रेन होती है। और इसमें अब हम क्या करते हैं, जैसे जैसे ये सिग्नल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ही जो पल्सेज हैं, पल्स की हाइट को भी हम इंक्रीज करते हैं, इस तरह से डिक्रीज हो रही है, तो ये पल्स की हाइट होती है। तो इसे हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी पल्सेज हैं उनका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। इसी तरह से पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि पल्स की विड्थ को हम लोग मॉड्यूलेट करते हैं, मतलब कि जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी विड्थ को इंक्रीज करते जाते हैं। ये देखिए बीच में सबसे ज़्यादा विड्थ है और इसके दोनों साइड में विड्थ कम है। जैसे जैसे सिग्नल नेगेटिव होता जा रहा है वैसे वैसे इसकी पल्स की विड्थ और ज़्यादा कम होती जा रही है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्टडी करेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी देखने होंगे कि किस तरह से हम मैथमेटिकली इस सिग्नल को एक्सप्रेस करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल की पहले हम लिख लेते हैं। तो जो भी सिग्नल हमें भेजना है, अगर एक साइन वेव सिग्नल है तो साइन वेव सिग्नल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी एम साइन ओमेगा एम टी से। यहाँ पर ये जो स्मॉल एम है, ये एम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इक्वेशन इज फॉर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मतलब कि जिस सिग्नल को हमें ट्रांसमिट करना है जो ओरिजिनल सिग्नल है हमारा। इसी तरह से जब हम कैरियर सिग्नल की बात कर रहे हैं तो इसकी भी इक्वेशन इसी तरह की होगी, क्योंकि ये भी एक साइन वेव सिग्नल है, बट सफिक्स में हम सी का यूज़ कर लेंगे, स्मॉल सी का, सी स्टैंड फॉर कैरियर।
तो ये कैरियर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगी। तो Vm इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा एम टी। तो यहाँ पर क्या होगा, Vm तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई एम्पलीट्यूड की, कैपिटल Vm क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो भी वेव फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अगर हम मान लीजिए किसी भी सिग्नल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन दिस केस जो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये पीक वैल्यू, ये वैल्यू क्या होती है, कैपिटल Vm। ओमेगा एम इक्वल्स टू 2πfm, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, और fm हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाती है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की, मतलब इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है। ऐसे ही सेम चीज़ें कैरियर सिग्नल के लिए भी हैं। कैरियर सिग्नल का भी कुछ ना कुछ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, कुछ ना कुछ उस सिग्नल की भी फ्रीक्वेंसी होगी। ये fm की वैल्यू हमेशा बहुत कम होगी और इस fc की वैल्यू हमेशा बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज कैरियर की फ्रीक्वेंसी ऑलवेज मच ग्रेटर देन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर सिग्नल को बनाया गया जैसा अभी हम लोगों ने देखा था। तो ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जिसको कि हमें इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज करके ट्रांसमिट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यही जो सेम सिग्नल है, इस सिग्नल को हम इस तरह से पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार पॉजिटिव में और एक बार सेम इसी सिग्नल को नेगेटिव में ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर इसके अंदर इस कैरियर सिग्नल को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे जैसे एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, कैरियर का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे कैरियर का एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज हो रहा है। तो इस मैनर में यहाँ पर मॉड्यूलेशन किया जाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपके एग्जाम में भी ज़रूर पूछा जाएगा। एक नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, जो अभी हमने आपको बताया 4-5 पॉइंट्स, एंटीना हाइट, रेंज, मिक्सिंग, ये सारी चीज़ें। तो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलेशन की डेफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब यहाँ पर थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या टर्म्स कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। इस सिग्नल को बेसबैंड सिग्नल भी कहते हैं और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं, यानी मॉड्यूलेट में आईएनजी लगा हुआ है। इसको कैरियर सिग्नल कहते हैं, और ये जो सिग्नल जनरेट हुआ है, इस सिग्नल को कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, या मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी बोलते हैं इसको, मतलब मॉड्यूलेशन हो गया है इसीलिए मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो अब अगर सिग्नल का मॉड्यूलेशन हो गया है, मतलब ये, तो यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड ये आता है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा, कैरियर का एम्पलीट्यूड प्लस मैसेज सिग्नल, यानी जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड। तो दोनों सिग्नल के एम्पलीट्यूड को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा ओवरऑल एम्पलीट्यूड यहाँ पर आ जाता है। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी हो इस सिग्नल की, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में मॉड्यूलेटिंग और कैरियर सिग्नल के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, उनके थ्रू हम यहाँ पर एक नया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं फॉर दिस मॉड्यूलेटेड वेव, और उसको हम किस तरह से लिखते हैं, VAM इक्वल्स टू VC प्लस VM। तो VC क्या है, VC है कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, और स्मॉल vm क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इस तरह से हम कैरियर सिग्नल का सिर्फ यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऐड कर रहे हैं और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का इंस्टेंटेनियस वैल्यू का एक्सप्रेशन निकालते हैं। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल साइन वेव सिग्नल्स को लिखते हैं, VAM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इक्वल्स टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी इसका
और साइन थीटा, क्योंकि ये भी एक तरह की साइन वेव से ही बन रही है, तो यहाँ पर भी साइन थीटा आ जाएगा। अब वी ए एम की वैल्यू हम यहाँ पर ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, वो वैल्यू हम यहाँ पर वी ए एम की रख देंगे। तो वी ए एम की वैल्यू तो ये आ जाएगी वी सी प्लस वी एम साइन ओमेगा टी यहाँ से, एंड साइन के साथ में ओमेगा सी टी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी है जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए यहाँ पर ये ओमेगा सी टी लिखा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स की। तो यहाँ पर ये जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है ये एक नया टर्म है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एंड इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एम्पलीट्यूड्स ऑफ मॉड्यूलेटिंग एंड कैरियर सिग्नल्स। यानी जो हम रेशियो लेंगे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड और कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, जब हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो दिस रेशियो इज नोन एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स या मॉड्यूलेशन फैक्टर या मॉड्यूलेशन कोफिशिएंट या डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन। ये इसके तीन नाम हैं, मॉड्यूलेशन फैक्टर, मॉड्यूलेशन कोफिशिएंट या डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन। अब इसी में अगर हम इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम परसेंटेज में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करती है। न्यूमेरिकल कल डिस्कस करते हैं। अभी के लिए हम क्लास यहीं पर फिनिश कर रहे हैं, इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आप लोगों को कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरी करनी हो तो आप लोग पूछ लीजिए। अटेंडेंस अभी लोग चैट बॉक्स में दे दीजिए। क्लास यही एंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू। सर 1 मिनट सर, अटेंडेंस लगा लें सर। हाँ अटेंडेंस लगा लीजिए, बाकी लोग लीव कर दीजिए क्लास। थैंक यू। थैंक यू सर। अटेंडेंस हो गई सबकी? क्लास एंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यस सर।